मुझे क्यों बुलाए साहब यहाँ? कैसा? ठीक है साहब। पानी पिएगा? अरे सीधा बैठ, सीधा बैठ। किस लिए भाग रहा था? भाग नहीं रहे थे सर, हम तो ढूंढ रहे थे किसको? उसी को जो सबका पैसा लेकर फरार हो गया है, गोपाल मिश्रा। पर वो तो कर्जा देता है। ये सब ढकोसले है साहब, वो तो बहुत बड़ा सट्टेबाज है। किस बात का सट्टा? बता दे किस बात का सट्टा। ये बहुत धारा लगेगा तेरे पे। अबे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब बोलता हूँ साहब, बता। क्रिकेट का बुकी है साहब, वो क्रिकेट पे सट्टा लगाता है वो। और तेरा क्या कनेक्शन है? मैं भी उसके पास सट्टा खेलने जाता हूँ साहब। अच्छा ये बता, सट्टा लगाता कहाँ है? और किसी को सट्टा लगाना हो तो किसके पास जाना पड़ता है? सारा धंधा फोन पर होता है साहब, और भरोसे पर। और किसी अनजान आदमी को सट्टा लगाना होता है तो रेफरेंस का जरूरत होता है। वही हम गलती कर बैठे साहब। हमने कपिल को गोपाल से मिलवाया। गोपाल भाई, कपिल नाम का आदमी है, उसको खेलना है। पैसा खा के भाग तो नहीं जाएगा? अरे सर, मेरी जवाबदारी है, आप टेंशन मत लो। मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस से लेता हूँ, 1 मिनट। हेलो कपिल। हाँ, गोपाल भाई आना ऑनलाइन पे, बात करना। भाई जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। हाँ गोपाल भाई, अपना ही है, अपने आदमी है। जब सारी डीलिंग फोन पर होती है तो पैसे का लेन देन कहाँ होता है? साहब, हर बुके का अपना एक कैश पॉइंट होता है शहर में, वहीं से इनडायरेक्ट पैसों का लेन देन होता है। गोपाल का कहाँ है? गोपाल का कहाँ है? ओ, विजय का दुकान साहब, विजय का दुकान। साहब, हर बुकी के पैकेट के ऊपर एक कोड होता है और कस्टमर के कोड से उसको कोड को मिलाया जाता है। उसके बाद वो पैकेट लिया और दिया जाता है। उसके बाद हम गोपाल को फोन कर देते हैं। साहब, पैकेट लेकर जाते हैं, कोई पैसा नहीं गिनता? साहब ये बेईमानी का धंधा है, ईमानदारी से चलता है। ये बता, बुकी इतने पैसे के लेन देन का हिसाब कैसे रखता है? हर बुके के पास फोन, सिम्स और डायरी होती है, और उनका एक अकाउंट टीम भी होता है। वही सब पैसे का लेन देन मैनेज करते हैं। कपिल तुझसे पैसा क्यों मांग रहा था? कपिल सट्टे की एक बाजी में बहुत सारा पैसा जीता था साहब। मैं 20 लाख रुपए जीत गया, 20 लाख। गोपाल ने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसने बोला कि उसने गलत सेशन खाया है, और गोपाल ने बोला कि कपिल ने गलत सेशन खेला है, इसलिए उसकी बेट नहीं मानी जाएगी, और उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब साहब, कपिल मुझे धमकी देने लगा, अगर पैसा नहीं दिया तो पैसा हमको देना पड़ेगा। अब बताइए साहब, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से देता? फिर हमने तय किया कि उसको कहीं से भी बाहर से धर पकड़ेंगे, उसका कॉलर। अरे पागल हो गया क्या? किधर है हमरा और कपिल का 20 लाख रुपया? देता है दिल्ली फाड़ दे तेरा। दिवाकर बाबू, 20 लाख रुपया है, चुनिया बादाम नहीं है जो पॉकेट में रख के घूमेंगे। हम वादा करते हैं कल शाम को 4 बजे उसी जगह पैसा देंगे। ठीक है, कल वही इंतजार करेंगे। अगर शहर से भागा या कहीं कुछ गड़बड़ किया तो साला तेरा 20 लाख के साथ तेरा जान भी मारेंगे, समझ लेना। फिर हम वहां जाकर 2 घंटे क्या साहब, 5 घंटे तक उसका वेट किए, लेकिन मिश्रा नहीं आया साहब। बाद में हमें पता चला कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने बैटिंग में पैसा लगाया था और किसी को पैसा वापस नहीं दिया। बताइए साहब, 20 लाख रुपए हम कहाँ से लाते? कपिल तो हमारे जान मार देगा। सर ये भी तो हो सकता है कि दिवाकर ने कपिल के साथ मिलकर गोपाल का मर्डर किया। मिलकर क्यों? दोनों अकेले में भी कर सकता है। और लाश कहाँ है? और मिंटू को मारने का इन लोगों के पास कोई कारण नहीं है। सर हमको लगता है कि आप कहीं कुछ इशारा कर रहे हैं। इशारा करने को उम्र चला गया है तिवारी जी, समझने की कोशिश कीजिए। यहां मसला कुछ और है। सर, गोपाल मिश्रा का गाड़ी मिल गया, पटना दानापुर बाईपास के अंदर एक सड़क पे खड़ा है। इन ब्लड सैंपल का डीएनए रिपोर्ट्स निकलवाइए जल्दी। जी सर। सर पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, यह पटना से इतनी दूर बाईपास से 3 किलोमीटर अंदर गोपाल मिश्रा क्या करने आया होगा? या तो किसी ने लाया होगा या फिर किसी ने बुलाया होगा। आपके कहने का मतलब है कि अपहरण?
मतलब गोपाल मिश्रा को उसी की गाड़ी में किसी ने किडनैप किया, यहाँ लेकर आया और उसका मर्डर कर दिया। पर इसमें एक पेच है। क्या सर? बॉडी मारा तो बॉडी किधर है? कोई अपने साथ बॉडी लेके क्यों जाएगा? सर पर यह भी तो हो सकता है कि गोपाल मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया हो और उसे कोई नजदीकी अस्पताल में लेके गया हो। यह भी तो हो सकता है कि गोपाल मिश्रा खुद किसी को मार के यहां से भाग गया हो। इस कार में किसके साथ क्या हुआ है वो ब्लड सैंपल का डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। गलती है राकेश, हम दोनों की गलती है। हमारे बुरे कर्मों की वजह से आज हमें हमारे नीलू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगा। अगर हम उस दिन माँ बेटी को लेकर हॉस्पिटल गए होते ना तो ऐसा नहीं होता। सांसें चल रही हैं, हम इसे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। अरे तो नीलू को और उस एक्सीडेंट को क्यों जोड़ रही हो? उनका रिलेशन क्या है? किस बात के लिए जोड़ रही हो? वो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तुम समझ नहीं रहे हो। राकेश मुझे लगता है कि हमें जाकर उस माँ बेटी को मिलना चाहिए। तुम चलो ना प्लीज, हम उनको मिल के आते हैं। रजनी, कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? और अगर वो मिल भी गए ना तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, पर मैं उन लोगों को ढूंढ के रहूंगी। अरे रजनी, बात हम उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आप लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। गरीब का हालत तो ऐसा ही होता है। वो तो भगवान ने बचा लिया, 18 टाका लगाए माथा में, मरी जाती नहीं तो। यकीन मानिए उस दिन से एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए हैं हम। हमारे परिवार की तरफ से हम माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक बात पूछे आपसे, आपको हमारे बेटे के बारे में कुछ पता है? बेटा? कौन बेटा? हमारा बेटा नीलू। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उसके अगले ही दिन से वो लापता है, अभी तक नहीं मिल रहा है। कुछ पता है तो प्लीज बताइए ना। ये रखिए। सर हम लोग डर गए थे। आपको पता है ना, देश में इतने सारे एक्सीडेंट्स में इतनी सारी मौतें इसलिए होती है क्योंकि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया जाता। और आप तो कमाल है, खुद ही टक्कर मारे और खुद ही वहां से भाग गए। गनीमत है वो बच गई। सर हमने जाकर देखा, माँ बेटी दोनों सही सलामत हैं। किस्मत है आप लोग की कि वो बच गए। और आप दोनों के खिलाफ वो कंप्लेन नहीं लिखवाना चाहते, वरना लंबी सजा होती है आप दोनों को। सजा तो अभी भी भुगत ही रहे हैं ना। पता नहीं हमारा नीलू कहाँ होगा। नीलेश का केस हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था। स्कूल, कॉलोनी, दोस्तों, रिश्तेदारों से घंटों पूछने के बाद भी उसके डिसअपीयरेंस से जुड़ा हमें कोई क्लू नहीं मिला। बार बार हमारे जहन में एक ही सवाल था कि आखिर वो बच्चा गया किधर। ना फिरौती से कॉल आई, ना उसकी डेड बॉडी मिली। रजनी और राकेश के एक्सीडेंट के कन्फेशन के बाद यकीन मानिए मैंने इस केस में एक अलग पहलू से सोचने की कोशिश की, लेकिन उस एक्सीडेंट का तार नीलेश के गायब होने से नहीं जुड़ा था। इतने बड़े शहर में इतने सारे लोगों के बीच आखिर वो बच्चा कहाँ गायब हो गया? मुझे यकीन हो गया था कि ये एक सोचे समझे अपराध का शिकार था और मुझे उस अपराधी तक जल्द से जल्द पहुंचना था। सर ये गाड़ी में मिले वो ब्लड सैंपल रिपोर्ट है जो गोपाल और मिंटू से मैच कर रहे हैं। और एक चीज देख रहे हो, गोपाल के केस में ब्लड वॉमिट हुआ था, ब्लड में पॉइजन के ट्रेसेस मिले, यानी फूड पॉइजनिंग। मतलब किसी ने जहर देने की कोशिश की। सर पर मिंटू के ब्लड सैंपल रिपोर्ट में तो जहर है ही नहीं। अजब खेल है। मिंटू गोपाल के पीछे पीछे निकला, गाड़ी में दोनों में हाथापाई हुई, खून बहा, पर कौन मरा कौन जिंदा ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कोई मरा तो बॉडी कहाँ है? और सर सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर गोपाल मिश्रा को जहर देगा कौन?
साहब, हमारा वो पड़ोसी हामिद अपने बेटा को मारकर कब्रिस्तान में गाड़ दिया है पीछे। किधर? शेखपुरा में साहब। सर यहाँ कुछ भी नहीं है। काय बॉडी बोल। साहब हम यही दफनाए थे, हम अपना बेटा को नहीं मारे, गलती से। दिन भर गली मोहल्ला में दौड़ता रहता था, एक और अक्षर नहीं पढ़ता था, 3 बार एक के क्लास में फेल हुआ। कल उसको बोले हम कि घर जल्दी जाकर पढ़ने बैठ जाना, तो हमसे बहस करने लगा। बस हमारा माथा घूम गया। बगल में डंडा पड़ा था, उठा के 4 ठो मारे और मार के उसको कोठरी में बंद कर दिया। फिर रात में हम उसको खाना देने गए तो पापा या जानवर कोई अपने बच्चे को ऐसे मारता है? हाँ? तू जानता है ना, बच्चों को मारना कानूनी जुर्म होता है। काय बॉडी बोल। अब यही दफनाए थे साहब, पता नहीं कौन खोद के ले गया। ले जाओ साहब। साहब, हम रोज रात 10 बजे तक यहाँ पहरा देते हैं साहब। यहीं बगल में हमारा डेरा है साहब, हमको कुछ नहीं मालूम साहब। सच बोल रहा तू? हाँ साहब, सच बोल रहे हैं साहब। हाँ साहब। सुरेश, इसका स्टेटमेंट लो और यहाँ जितने भी लोग आते जाते हैं उनकी भी डिटेल्स निकालो और छानबीन करो। सर, कब्र खोद कर बॉडी चुराने का क्या मतलब हो सकता है? किसी को बच्चे की लाश चाहिए होगी और क्या। लेकिन सर, नीलेश भी तो गायब है। दिवाकर ने कहा कि गोपाल उसे पैसा देने 11 तारीख शाम को उस फ्लैट पर आने वाला था। सर, लेकिन दुर्गा ने तो बोला था कि वो 3:30 बजे ही 20 लाख रुपए लेकर घर से निकल गया था। और गोपाल के घर से यहाँ तक की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, मगर वो 3:30 बजे घर से निकला तो लगभग 3:50 तक यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। पर सर, गोपाल तो फ्लैट पे पहुंचा ही नहीं। गोपाल मिश्रा को जहर या तो मिंटू ने दिया होगा या कोई और। सर, अभी दूसरे थाने से फोन आया था। गोपाल जिसका पैसा खा गया था, वो कपिल, उसने सुसाइड कर लिया। क्या? सर, ये तो हामिद का बेटा बब्बन है जो कब्र से गायब हुआ था। बच्चे की लाश को कब्र से निकाल कर कोई तालाब में क्यों फेंकेगा, समझ में नहीं आ रहा। किसने देखा इसकी लाश को सबसे पहले? सर, मैंने देखा। एक काम करो, जल्दी से बॉडी का पोस्टमार्टम करो, आसपास के सारे इलाके छान मारो और हाँ, कोई भी संदिग्ध आदमी देखे उठा लो उसे। सब इन सब की स्टेटमेंट ले लो, खासकर इसकी। नीलेश के केस को सॉल्व करने के दौरान हमारे सामने एक और अजीब सा केस आया। एक 12 साल के बच्चे की लाश कब्र से गायब हो गई और अगले ही दिन वो एक नज़दीकी तालाब में मिली। भला कोई बच्चे की लाश को कब्र से निकालकर तालाब में क्यों फेंकेगा? यह हमारे लिए एक सवाल बहुत ही उलझाने वाला था। या तो एक बहुत बड़ा अपराध था, एक महज सनक, या बदला लेने का एक घिनौना तरीका। नीलेश के गायब होने के बाद उसी के हम उम्र बब्बन की लाश का गायब होना, हम दोनों केसेस में एक लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और इससे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन एक डायरेक्शन में पहुंचती, हमारे सामने एक और घिनौना केस आया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। सर, आसपास के लोगों को बहुत बदबू आ रही थी, उन लोगों ने पुलिस को फोन किया था और सर फॉरेंसिक वालों को बुला लिया, वो लोग आ चुके हैं। मीडिया वाले को बाहर कर दो। Only one question, sir. सर, नरसंहार हुआ है। लेकिन मारा यहाँ नहीं गया है, यहाँ से मारकर फेंका गया है। जी सर,
सर फर्श पर कहीं ब्लड नहीं है और ना ही कहीं कोई हथियार नजर आ रहा है। वही तो कह रहे हैं, मर्डर कहीं और हुआ है, सिर्फ डंपिंग यहाँ हुई है। जैन सर। जी सर। जी। आई नो सर। जैन सर। जैन। एसपी साहब सर। पूरी मीडिया हरकत में आ चुकी है। इससे पहले ये मामला आग की तरह पहले हमें इसे यही सॉल्व करना है। सर। फॉरेंसिक वाले आए क्या? जी। फॉरेंसिक वाले को बोलो जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट सबमिट करें। और सुनो, उड़ान वाले को उठाओ। सर। ये गुत्थी अब पुलिस की रातों की नींद उड़ाने वाली है। कैमरामैन रमेश दुबे के साथ मैं पूनम। सर गोडाउन में मिले 18 लाशों में से 12 लाशें 12 से 16 साल तक के बच्चों की हैं, जो अलग अलग एरिया से हैं। मतलब साफ है, अलग अलग जगहों से लाशों को उठाकर एक जगह डंप कर दिया गया। सर इनमें से कुछ की तो मिसिंग कंप्लेंट्स हैं और कुछ लाशों को शमशान और कब्रिस्तान से चुराया गया है सर। शमशान और कब्रिस्तान, जैसे बब्बन की लाश को चुराया गया था। जी। लेकिन फिर उसकी लाश को पानी में क्यों फेंका गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने बब्बन की लाश को चुराया उन्हीं लोगों ने। लेकिन सर कोई इतनी लाशों को चुरा कर करेगा क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नरबली या नरपिशाच कांड या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इतने बड़े पैमाने में इतनी सारी लाशों को इकट्ठा करना, शायद उसे सड़ने के लिए रखा हो, लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? एक बात और सर, इन सभी बच्चों में से 5 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे और नीलेश भी स्पोर्ट प्लेयर है सर, जो गायब है। बब्बन की लाश मिल चुकी है, नीलेश की नहीं। हो सकता है नीलेश जिंदा हो। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि बब्बन, नीलेश और इन 18 लाशों में कोई लिंक है या नहीं है। तुम एक काम करो, नीलेश की बिल्डिंग और उस स्कूल के आसपास के सारे चक्कर वापस कटवाओ और डिटेल्स मुझे दो। सर ये उस जगह का मालिक है जहाँ सारी लाशें मिली। नमस्ते हजूर। उसने हमसे कहा कि ये जगह शहर से थोड़ा दूर है, उसका दारू का फैक्ट्री डालना है, इसलिए हमने उसको ये जगह दे दी। इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं पता है साहब। नंबर दो उसका। जी हजूर। डायल करो सर। रुको, अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व है तो हमारे कॉल से अलर्ट हो जाएगा वो। तुम सिर्फ उसकी लोकेशन ट्रेस करो और 1-1 मिनट मुझे अपडेट करो। सर। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। मैं गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ। ये हड्डी कहाँ से लाए हो? ये वहाँ। एक काम करो, तुम दूसरा कुछ खेलो, हम अभी आते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर आपने जो नीलेश के स्कूल में तहकीकात करने को बोला था, वहाँ कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन स्कूल के बच्चे और आसपास के लोगों ने बताया कि वहाँ कोई पानी पूरी का ठेला लगाता था। लेकिन जिस दिन से नीलेश गायब है, उस दिन से वो नजर नहीं आया। किसका ठेला था? सर नाम तो लोगों को नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं कि कोई दाढ़ी मूंछ वाला आदमी था। आसपास के लोगों को बुलाओ और उसका स्केच बनवाओ, जल्दी। सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, काची तालाब के पास कोई लाश मिली है। ड्राइवर, काची तालाब। गुप्ता यादव, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? गला घोट के हत्या की है इसकी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। क्या हुआ था? मैं उधर गुल्ली डंडा खेल रहा था और फिर पापा आए और फिर हड्डी लेके गए। हड्डी? हाँ। कहाँ से मिली हड्डी? उधर। तुम दोनों इधर उधर देखो।
या तो हड्डियों की पॉलिश भी की जाती है। सर इधर देखिए। जितने भी कंकाल यहाँ पड़े हैं वो पहले लाशें थी। सर यस सर, आपने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई थी गोपाल और मिंटू के केस में, वो आ गई है। खून में एकोनाइट नाम का जहर मिला है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 ग्राम जहर दिया गया है। 5 ग्राम एकोनाइट एक आदमी को 20 से 25 मिनट में मार सकता है, और किसी नशीले पदार्थ में मिलाकर दिया जाए तो 10 से 15 मिनट ही काफी है। अच्छा, जो कॉल डिटेल्स निकालने के लिए बोला था, निकाला? यस सर। सर, मैंने गोपाल के बिटिंग सर्कल में काफी सारे लोगों को ट्रेस किया, लेकिन सर ये एक नंबर देखिए। बुला उसको। सर विजय बाबू, अपने जीजाजी से इतनी नफरत कि जहर देकर उसे मार दिया? साहब हमने कुछ नहीं किया है, हम सच बोल रहे हैं। साहब 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 बाकायदे शुरू करेगा या मैं धुलाई शुरू करूं? सब बता रहे साहब। माना कि साहब गोपाल ने हमें रुपए पैसे की मदद की थी, लेकिन वो बहुत कमीना इंसान था साहब, जानवरों जैसा अत्याचार करता था साहब। हर दूसरे दिन हमारी बहन का फोन आता था कि आज फिर उसने मारा। बताती थी साहब कि कहाँ कहाँ चोटें आई। साहब 11 तारीख की दोपहर को मेरी बहन का फिर से फोन आया। हाँ जी। भैया, आपके जीजा जी उस चुड़ैल के लिए पैसे लेकर गए, आज फिर उन्होंने मुझे मारा। अरे जीजी रो मत, तुम चिंता ना करो। हमने सोचा इस गोपाल का कुछ करना ही पड़ेगा। गोपाल के बेटिंग रैकेट खुलते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था। तेरे कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जिस दिन गोपाल और मिंटू गायब हुए थे, उसी रात को तूने एक शमशान घाट में कॉल किया था। हमारा तुझ पर शक बढ़ता गया, इसलिए हमने तेरी खोजबीन शुरू की। सर, गोपाल रोज 3:30 बजे के आसपास विजय की दुकान पर 30 सेकंड के लिए रुकता है, वहां से एक पुड़िया लेता और निकल जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ब्लड वॉमिट, तभी मुझे पता चल गया कि किसी नजदीकी आदमी ने उसे जहर दिया है। गोपाल ने घर में आखिरी बार कितने बजे खाना खाया था? सब वो तो 3 बजे गए थे, कुछ 1 बजे के आसपास चाय पी थी बस। 1 बजे? अगर उस चाय में जहर होता तो गोपाल की मौत 15 मिनट बाद यानी 1:15 तक होती, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल की मौत 3:45 पर हुई थी। गोपाल का घर उस फ्लैट की दूरी लगभग 20 मिनट की है, यानी बीच में ही कुछ खाने से उसकी मौत हुई थी। और इस रास्ते के बीच सिर्फ तेरी पान की दुकान। साहब हम बता रहे हैं साहब गोपाल हमेशा की तरह फिर हमारी दुकान से की गोली लेने आया और मैंने उसकी गोली में जहर मिला दिया। उसके बाद वो निकल गया। और मैंने देखा कि गोपाल का बेटा मिंटू उसका पीछा बाइक से कर रहा है। गोपाल की गाड़ी आगे जाके रुक गई और तब तक उसका बेटा मिंटू वहां पहुंच गया और उसके नोटों से भरे बैग को छीनने लगा। दोनों में हाथापाई होने लगी।